रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अब हम मूल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम या विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम। तो प्योर रोटेशनल या विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम, तो ये यहाँ पर घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम की प्रकृति दर्शाते हैं। सूत्र लगभग वही है, केवल सिलेक्शन रूल में अंतर है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तरंग संख्या न्यू बार के पद में, ये न्यू बार इसके साथ है, के पद में घूर्णन क्वांटम संख्या जे के साथ निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। इसका व्युत्पन्न हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो न्यू बार दिया गया है, जिसको कि हम घूर्णन तरंग संख्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा घूर्णन तरंग संख्या। और घूर्णन तरंग संख्या का वो सामान्य सूत्र bj इंटू जे प्लस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें b घूर्णन स्थिरांक है और j घूर्णन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसमें j का मान आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 आदि मानों के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद में ये महत्वपूर्ण समीकरण है। उसके बाद b यहाँ पे मान हम ले चुके हैं, घूर्णन स्थिरांक है h/8π² IC के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें I समानित द्रव्यमान है, बाकी कांस्टेंट आपको पता ही है। रमन घूर्णन स्पेक्ट्रम में J से J डैश में संक्रमण, अर्थात एक ही कंपन स्तर V से में V0 है तो उस V0 के विभिन्न घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण ले रहे हैं, या V1 है तो V1 के विभिन्न घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण की बात कर रहे हैं, जिसमें कंपन स्तर परिवर्तित नहीं करना है, उसी की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो रमन घूर्णन स्पेक्ट्रम में J से J डैश में संक्रमण एक ही कंपन स्तर में की तरंग संख्या परिवर्तन निम्न प्रकार ज्ञात की जाती है। तो तरंग संख्या में परिवर्तन डेल्टा न्यू बार कैसे ज्ञात करते हैं? J से J डैश में संक्रमण है तो ये समीकरण तो हो जाएगा J के लिए, और J डैश के लिए प्रदर्शित करें तो न्यू बार J डैश के रूप में लिखा जाए तो bj डैश इंटू J डैश प्लस 1 के रूप में। तो इसमें से इसको घटाना है, तो ये हो जाएगा डेल्टा न्यू बार। J से J डैश में संक्रमण है तो J डैश में से J घटाना है, तो bj डैश इंटू J डैश प्लस 1 माइनस bj इंटू J प्लस 1 को सब्सट्रैक्ट करें, जो कि समीकरण नंबर 2 के रूप में दिया गया है। द्विपरमाणु अणु के लिए रमन घूर्णन का सिलेक्शन रूल, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। वैसे मैं अलग से भी बताऊंगा, लेकिन इसका अलग से सूक्ष्म या छोटा प्रश्न या लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाता है। तो जिसमें डेल्टा J सिलेक्शन रूल है घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम का चयन नियम, जिसमें डेल्टा J 0 भी हो सकता है, +-2 भी होता है। लेकिन वापस ये ध्यान रखना, हम यहाँ पर केवल द्विपरमाणविक अणु की बात कर रहे हैं, 2 से अधिक परमाणु के अणुओं के लिए ये चयन नियम नहीं है। केवल द्विपरमाणविक अणु के लिए ही ये सिलेक्शन रूल काम में लेना है। जहां 0 रेले प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, 0 का मतलब है कि डेल्टा J का मान 0, डेल्टा J का मतलब 0 का मतलब है J और J डैश का मान समान हो। तो एक ही घूर्णन स्तर के अंदर, ये कंपन स्तर के अंदर जो V भिन्न भिन्न है, उसमें यदि संक्रमण हो रहा है तो उसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है। तो डेल्टा J का मान 0 और J से J डैश में परिवर्तन हो रहा है, उसमें J और J डैश क्या है? बराबर। तो उसको हम ऐसे इस रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर जो विभिन्न स्तर दिए गए, उन स्तरों के अंदर संक्रमण J से प्रारंभ किया जाए तो यहाँ पर ऊपर वाला J डैश जो दिया गया है वह दोनों ही समान होते हैं, और अगर समान है ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर केवल रेले लाइंस प्राप्त होती है। तो यहाँ पर डेल्टा J का मान 0 है तो सिलेक्शन रूल किसके लिए होगा? रेले लाइंस के लिए। जहाँ डेल्टा J +1 और +2 है तो +2 है तो घूर्णन रमन शिफ्ट की स्टॉक लाइंस के को प्रदर्शित करता है, और यदि J से J प्लस 2 में संक्रमण होता है, जिसको कि J डैश इक्वल टू J प्लस 2 के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर पहली परिस्थिति ले रखी है, तो डेल्टा J बराबर +2 लिखा जाए तो स्टॉक लाइंस के लिए, और यदि इसकी जगह डेल्टा J इक्वल टू -2 लिया जाए तो ये एंटी स्टॉक लाइंस के लिए सिलेक्शन रूल को दर्शाता है। यहाँ पर हमने केवल एक ही एग्जाम्पल लिया है, डेल्टा J इक्वल टू +2, और डेल्टा J +2 का मतलब होगा
जे से प्रारंभ करते हुए J+2 के में संक्रमण होता है तो उसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ J डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, J+2 लिखेंगे, और J डैश की जगह J+2 लिखेंगे तो ऊपर वाले समीकरण में J डैश की जगह हमने ये मान रख दिया J+2, बाकी Bj इंटू J+1 एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर आपके उत्तर आ जाएगा 2B 2J+3। पहले जो संबंध हमने लिया था, अगर डेल्टा J का मान +1 है तो ये सूत्र आता था 2B इंटू J+1 आता था, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 2B इंटू 2J+3 के रूप में। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, तो डेल्टा न्यू बार, ये जरूर बार ध्यान रखना, तरंग संख्या को दर्शाता है। ये 2B J+1 की जगह यहाँ पर आता है 2J+3 के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, जहाँ J जो दिया गया है, ये चूंकि संक्रमण J से J+2 में हो रहा है तो हमने चूंकि J डैश का मान सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया, इसका मतलब J जो प्रयुक्त किया गया है जहां से संक्रमण प्रारंभ हो रहा है उस निम्न घूर्णन रमन स्तर को प्रदर्शित करता है। तो J निम्न घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम और J का मान 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। 0 से शुरू करें तो J+2 में संक्रमण होगा तो ऊपर वाले में 3 में चला जाएगा, और यदि 1 से शुरू करते हैं तो वो +2 आगे ले लीजिए तो 1 + 2 हो जाएगा 3। तो 0 से शुरू करें तो 2 में, 1 से करें तो 3 में, और यदि 2 से करें तो 4 में, +2 स्टेप आगे बढ़ जाता है। और इसी रूप में हम समीकरण 3 से संक्रमण की तरंग संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। वापस ध्यान रखना 2B इंटू 2J+3 है, पहले हमने इसकी जगह लिया था वो था 2B इंटू J+1, अगर डेल्टा J+1 लिया जाए तब, लेकिन यहाँ पर ले रहे हैं हम +2 तो यहाँ पर सूत्र थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से एंटी स्टॉक रेखाओं के लिए J डैश से J+2 ऊपर से नीचे के रूप में लिखा गया है, या J+2 से J की बात करें तो भी हम इसको दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा J डैश से J+2 में संक्रमण हो रहा है, जहाँ पर डेल्टा J का मान -2 है और डेल्टा J -2 है, तो इसको हम J डैश -J-2 के रूप में प्रदर्शित करें, या फिर इधर लेके आ जाएं तो J बराबर J डैश +2 के बराबर हो जाएगा। तो ये सरी का ध्यान रखना। तो अब पहले हमने रिप्लेस किया था J डैश का मान, अब हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं J का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, J डैश +2 से। तो क्या मान आ जाएगा, तो डेल्टा न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा 2B 2J डैश +3, सेम है लेकिन चिन्ह यहाँ पर कैसा आ जाएगा, माइनस में, ऋणात्मक चिन्ह आता है एंटी स्टॉक लाइंस के लिए, तो उसको हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सेम समीकरण में मान रख के हल करेंगे तो वही संबंध आता है जो पहले आया था, 2B 2J+3 प्लस में था, और अब 2B 2J डैश +3, लेकिन चिन्ह कैसा है, माइनस के रूप में है, क्योंकि इसको सरल करेंगे तो ऋणात्मक मान ही आता है। जहां J निम्न घूर्णन रमन स्तर को प्रदर्शित करता है जिसके मान 0 1 2 3 है, लेकिन J डैश उच्च घूर्णन रमन स्तर को प्रदर्शित करता था। यहाँ उच्च घूर्णन रमन स्तर का मान रखेंगे और उससे पहले वाले समीकरण में निम्न घूर्णन रमन स्तर का मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ J डैश है, पहले वाले में था J। समीकरण 3 व समीकरण 4 से संयुक्त रमन शिफ्ट का व्यंजक निम्न हो सकता है, तो यहाँ पर पहले और दूसरे दोनों को जोड़ दिया जाए तो डेल्टा न्यू बार हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ M जो दिया गया है ये M 2J+3 या 2J डैश +3 के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ 2J डैश +3 अगर माइनस चिन्ह यूज कर रहे हैं तो M का मान हो जाएगा, और प्लस चिन्ह यूज कर रहे हैं तो M का मान 2J+3 के बराबर है, बाकी गुणा 2B से करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर संयुक्त रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू बार के रूप में, तो यहाँ पर संयुक्त रमन शिफ्ट तरंग संख्या के रूप में लिखा है। पहले शुरुआत में हमने लिया था वो आवृत्ति के रूप में लिखा था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही समीकरण में लिखे जाते हैं। तो डेल्टा E इक्वल टू होता है HC या H न्यू, और ये होता है HC इंटू न्यू बार। इसलिए तो डेल्टा E जहाँ भी यूज करेंगे वो न्यू के भी समानुपाती है और न्यू बार के भी समानुपाती है, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक मान कोई भी लिया जाए कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे
आवर्ती के रूप में लिया जाए या तरंग संख्या के रूप में लिया जाए, स्टोक और एंटी स्टोक दोनों के लिए चिन्ह सेम रहते हैं। और इसी रूप में यह संबंध हम काम में लेंगे। डेल्टा न्यू बार क्या कहलाता है? यह घूर्णन शिफ्ट की तरंग संख्या को या घूर्णन संक्रमण की तरंग संख्या को दर्शाता है, ±2bm, जिसमें m 2j+3 या 2j-+3 के बराबर होगा। नेक्स्ट है संगत स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या, अर्थात जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसकी तरंग संख्या जो है वो क्या होगी, या संक्रमण के अंदर जो स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होगी उसकी स्थिति कहां पर होगी, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो सिंपल है, संगत स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या न्यू डैश, अर्थात स्पेक्ट्रम में जो लाइनें बन रही है उसकी तरंग संख्या का मान कितना होगा वो हम यहां से ज्ञात करते हैं। इसे हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं, जिसमें ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसके बिना आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने पहले तो डायरेक्ट सूत्र लिखा था, लेकिन अब हम किससे तुलना कर रहे हैं? हम रेले स्कैटरिंग के से या मूल पितृ रेखा से जो स्टोक और एंटी स्टोक लाइंस बन रही है उनकी दूरी क्या होगी, उनका स्थिति क्या होगी, वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर न्यू बार या तरंग संख्या किसके बराबर होगी? न्यू एक्साइटेशन, उत्तेजन के समय अणु ने जिस आवर्ती की या तरंग संख्या को अवशोषित किया था उस एक्साइटेशन को हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं तरंग संख्या के रूप में। बार लिखना है यहाँ पे, क्योंकि एक्साइटेशन ऊपर बार ही है, लेकिन ये लाइन से हट गया था। तो यहाँ न्यू बार एक्साइटेशन और न्यू बार के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये एक्साइटेशन का मतलब होता है उत्तेजन, और उत्तेजन कौन सा है? जब अणु को विकिरण दी जाती है तो यह उन विकिरणों को लेकर जब ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक तरंग दैर्ध्य या तरंग संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो तरंग संख्या परिवर्तन एक्साइटेशन को प्रदर्शित करता है। जिन विकिरणों का अणु अवशोषण करता है या उपयोग करता है उन्हीं की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में डेल्टा न्यू बार इसके साथ में प्लस में या माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ न्यू बार के लिए संबंध आपको वापस ध्यान रखना, मैं अलग से लिख रहा हूँ। न्यू बार बराबर न्यू बार एक्साइटेशन प्लस डेल्टा न्यू बार, जो कि प्लस माइनस दोनों के रूप में है, स्टोक और एंटी स्टोक दोनों लाइनों को प्रदर्शित करता है। अभी मैं यहाँ पर सामान्य केवल प्लस धनात्मक मान ले रहा हूँ, आप ऋणात्मक मान भी ले सकते हैं, क्योंकि रेले लाइनों के दाईं ओर भी और बाईं ओर भी स्पेक्ट्रम की लाइनें प्राप्त होती है। तो एक तरफ की लाइनें यहाँ प्रदर्शित की गई है, दूसरी तरफ की प्रदर्शित नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अभी स्टॉक लाइंस को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो क्या आएगा? डेल्टा न्यू एक्साइटेशन बराबर हो क्या है? उत्तेजित विकिरण की तरंग संख्या है जिससे अणु उत्तेजित हुआ था। उसके अलावा J बराबर 0 है तो क्या मान होगा? अगर J का मान 0 रख दिया जाए, अर्थात पहली स्टॉक लाइन की बात करें, तो पहली स्टॉक लाइन की बात की जाए तो यहाँ पर आप मान सरल करने पर क्या प्राप्त होगा? J का मान रखा कितना? 0, तो 2 × 0 हो गया 0, 0 + 3 हो गया 3, 3 को 2 से गुणा करो कितना हो गया? 6b। तो पहला हो जाएगा 6b। अगर 1 रख दिया जाए तो यहाँ पर 1 रखने पर हो जाएगा 2 × 1 2, 2 + 3 हो गया 5, 5 × 2 हो जाएगा 10। ऐसे ही अगले वाले में हो जाएगा 14, फिर अगले वाले में लेंगे 18, 4 का गैप आता जाएगा। बाकी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी या एक्साइटेशन वेव नंबर सेम रहेगा, या उत्तेजन की तरंग संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात उत्तेजन की तरंग संख्या, ये जो न्यू बार एक्साइटेशन है वो इस स्थिति के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और उससे पहली लाइन जो बनेगी, यहाँ से लेकर के पहली लाइन बनेगी, वो कितने पे होगी? इससे प्लस में कितना लेना है? 10b। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर हम लेंगे कितना? 10b। सेकंड बात करते हैं इस एक्साइटेशन से इस लाइन के बीच की दूरी, तो ये आ रही है प्लस में कितनी? 14b। तीसरी लाइन की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन कितनी होगी? इस न्यू बार एक्साइटेशन या उत्तेजन तरंग संख्या में कितना जोड़ना है? 18b जोड़ेंगे तो ये लाइन प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से 18b हो जाएगा, 22b होगा, 26b होगा, 4 का गैप आएगा। पहली लाइन और इसके बीच का गैप तो कितना हो जाएगा?
6b, 10b नहीं है, यहाँ पहली लाइन में लिखी नहीं, 6b, फिर 10, 14, 18 इस तरीके से चलेगा। तो पहली हो जाएगी 6b, दूसरी 10b, तो 6 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 4b, फिर 10 और 14 के बीच भी 4b का, फिर आगे 14 और 18 के बीच भी 4b का। इस तरीके से समानांतर स्थिति के अंदर या बिल्कुल निश्चित दूरी पर स्पेक्ट्रम की स्टॉक रेखाएं प्राप्त होती है। ऐसे कैसे एंटी स्टॉक रेखाएं भी प्राप्त होगी, लेकिन उसको हम लिखते हैं डेल्टा न्यू एक्साइटेशन है उसमें से माइनस करके। तो माइनस अर्थात कम तरंग दैर्ध्य की ओर, और कम तरंग दैर्ध्य की ओर है तो पहली लाइन यहां पर बनेगी 6b पर, फिर दूसरी लाइन -6b अर्थात इससे कम तरंग दैर्ध्य, फिर बनेगी -10b उससे 4 कम, फिर बनेगी -12 ये 14b। इस तरीके से लगातार 4 के अंतराल से स्पेक्ट्रम लाइनें या रेखाएं निर्मित होती है। तो एक बार वापस देखें, सामान्य संबंध लेना है जो कि सूत्र के रूप में न्यू बार बराबर बी या बी और जे इंटू जे प्लस 1 के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। फिर सिलेक्शन रूल के रूप में संक्रमण प्रदर्शित करें तो जे से जे डैश में संक्रमण, जिसमें न्यू जे डैश में से या न्यू बार जे है जे डैश है उसमें से न्यू बार जे को घटाएं, और घटाने के बाद में फिर सिलेक्शन रूल का उपयोग करें। सिलेक्शन रूल के अंदर डेल्टा न्यू 0 हम रेले लाइंस के लिए लेते हैं, तो वो एक्साइटेशन के लिए आ गया, उसको हम वहाँ से प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। उसके तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित करें तो चयन नियम आता है डेल्टा जे इक्वल टू +2 या डेल्टा जे इक्वल टू -2। इसमें +2 लिया जाए तो स्टॉक में और -2 लिया जाए तो एंटी स्टॉक लाइंस के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, जो कि यहाँ पर हमने व्याख्या कर रखी है। तो -2 के लिए एंटी स्टॉक लाइंस और +2 के लिए ली जाए तो स्टॉक लाइंस को दर्शाती है, और यहाँ पर हमने सारी स्टॉक लाइंस को प्रदर्शित किया है, एंटी स्टॉक लाइंस को हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। और यदि पूरी संरचना के रूप में मैं यहाँ प्रदर्शित करूँ तो इस तरह की संरचना बनेगी, जिसमें रिले लाइन न्यू बार एक्साइटेशन के बराबर होगी, फिर पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। अब तीव्रता घटती चली जाएगी। इधर राइट साइड के अंदर है पॉजिटिव मान के रूप में, जिसको मैं लिख रहा हूँ स्टॉक लाइंस। नेगेटिव मान के रूप में है ये एंटी स्टॉक लाइंस को प्रदर्शित कर रही है। दूरी वही रहेगी पहली, उसके बाद में गैप कम करते जाओ, लेकिन उसके बाद बराबर चिन्ह रखना है, गैप नहीं आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का अंतराल अगर प्रदर्शित करें तो ये 6b होगा, लेकिन इसमें से घटते हुए, ये भी 6b होगा लेकिन ये जुड़ते हुए। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 6 तक है तो ये 10 तक होगा, लेकिन इनका अंतराल कितना होगा 4b, अंतर होगा 4b, अंतर होगा 4b, अंतर होगा 4b। वो प्लस में जाएगा तो न्यू बार एक्साइटेशन के प्लस में और न्यू बार एक्साइटेशन के माइनस में अंतराल यहाँ 4b, 4b, 4b के रूप में लिखा जाता है। पहली लाइन के रूप में लिखें 6b हो गया, दूसरी लाइन के रूप में लिखें तो 10b हो जाएगा माइनस में, तीसरी लाइन के रूप में लिखें 14b होगा माइनस में, अगली लाइन के रूप में लिखें -18b के रूप में। और अगर लाइनें यहाँ से हम गिनती कर रहे हैं, वो सूत्र हमने दे रखा है, यहाँ पर दिया हुआ है। और इनके बीच की अगर गैप की बात करें तो यहाँ पहली लाइन के और मूल बिंदु या मूल या पितृ रेखा के मध्य 6 का अंतर और बाद में 4-4 का, ऐसे ही पहले में 6 का अंतर और बाकी में 4-4 के अंतर के रूप में रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इसी रूप में हम पहले प्रकार के घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम या विशुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करते हैं, और इसमें किसी प्रकार के अन्य कंपन को प्रयुक्त नहीं किया गया है। प्योर रोटेशनल या शुद्ध रूप से या विशुद्ध रूप से घूर्णन स्पेक्ट्रम के रूप में रमन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद में हम प्रारंभ करते हैं जो कि है द्विपरमाणु अणु के अनुमत घूर्णन ऊर्जा स्तर और घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम के मध्य संबंध। जो अभी मैंने प्रक्रिया ली थी उसको हम डायग्रामेटिकल रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक लाइंस ये के ई लिखना, स्टॉक ट्रांजिशन या स्टॉक स्कैटरिंग। तो द्विपरमाणु अणु के अनुमत या अलाउड घूर्णन ऊर्जा स्तर व घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम को हम किस प्रकार प्रदर्शित करें। तो ये प्रक्रिया जो पीछे स्पेक्ट्रम के रूप में लिखी थी उसी को यहाँ दोबारा एक्सप्लेन किया गया। तो इसमें स्थिति क्या रहेगी, न्यू बराबर 0 है, यहाँ पर न्यू की जगह है जे बराबर 0।
ये J क्योंकि हम घूर्णन संक्रमण ले रहे हैं तो J बराबर 0, यहाँ पर भी आप लिखेंगे J बराबर कितना है 0। अब J बराबर 0 में यहाँ से 0 से प्रारंभ करके हम ऊपर तक जा रहे हैं, जिसमें आपको वापस ध्यान रखना है कौन सी स्थिति कि हम यहाँ पर एक ही कंपन स्तर के विभिन्न घूर्णन स्तरों के मध्य संक्रमण ले रहे हैं, जो कि विशुद्ध घूर्णन संक्रमण कहलाता है या घूर्णन रमन संक्रमण कहलाता है। तो यहाँ पर हमने +2 इसका चयन नियम है, तो डेल्टा J +2, और अगर डेल्टा J +2 को प्रदर्शित किया जाए तो यहाँ पर ग्राफ के अंदर ये इस रूप में या दाईं ओर लिखा गया है, और यहाँ पर 0 से 2 में, 1 से 3 में, 2 से 4 में, 3 से 5 में, दो का गैप आ रहा है, डेल्टा J +2 है, और इन्हीं को हम स्टॉक लाइंस कहते हैं, जो कि राइट में लिखी गई है। एंटी स्टॉक स्कैटरिंग लाइंस की बात करें तो J बराबर 0, और हम ऊपर से नीचे की ओर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से 0 में, 3 से 1 में, 4 से 2 में और 5 से 3 में संक्रमण को प्रदर्शित किया गया है। आप चाहें तो इसी को उल्टे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में प्रक्रिया इसी रूप में प्रदर्शित की जाए तो स्पष्ट रूप से हम डेल्टा 2 को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अवशोषण के रूप में और यहाँ उत्सर्जन के रूप में है, तो अलग अलग डेल्टा J +2 और -2 के रूप में लिखा जाता है। और इस संक्रमण के लिए लाइंस इधर दे रखी हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए न्यू बार एक्साइटेशन यहाँ पर 0 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बाकी यहाँ पर पहले में 6 का गैप और उसके बाद 4 का, ऐसे ही यहाँ पर पहले में 6 का गैप और उसके बाद 4 के गैप में एंटी स्टॉक लाइंस प्राप्त होती हैं। और उसका रिलेशन मैं आपको एक बार वापस लिख देता हूँ, न्यू बार बराबर, और ये था न्यू बार एक्साइटेशन, उसमें से ±2bm के रूप में दर्शाया जाता है, जहाँ m का मान हम लेते हैं 2J + 3 के रूप में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2J + 3। अगर 2J + 3 ले रहे हैं तो हो जाएगा पहले वाली स्टॉक लाइंस, और 2J + 3 ले रहे हैं तो हो जाएगा एंटी स्टॉक लाइंस, जिनमें समान अंतराल पर स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती है, एंटी स्टॉक और स्टॉक लाइन दोनों में। केवल मूल बिंदु से पहली जो स्पेक्ट्रम रेखा है उनकी दूरी 6b के अंतर के रूप में और बाकी सभी की 4b के अंतर के रूप में होती है। और इसी रूप में हम पहले प्रकार का रमन स्पेक्ट्रम, जो कि घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम है, प्रदर्शित करते हैं, और ये इसकी लास्ट स्लाइड के रूप में इसको दर्शाया गया है। क्या है? चित्र से ऊपर दिया गया उससे स्पष्ट है कि स्टॉक व एंटी स्टॉक आवृत्तियों का पृथक्करण, जो गैप दिया गया है वह 4b सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि दूर अवरक्त IR में यह कितना होता है? फार IR के अंदर 2b का अंतर होता है। जो पहले हमने जो अंतर लिया था या सामान्य घूर्णन स्पेक्ट्रम लिया था उसमें गैप कितना आ रहा था? 2b का, क्योंकि वहां सिलेक्शन रूल कितना था? +-1 था, इसलिए अंतर आ रहा था 2b का। लेकिन यहाँ पर क्या है? सिलेक्शन रूल है या चयन नियम यहाँ पर डेल्टा J = +-2 है, और +-2 है इसलिए अंतराल कितना आ रहा है? इससे दुगना आ रहा है, जिसको कि हम 2νr जो लिखा गया था 2νr के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो 2νr था वो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि सामान्य कंपन आवृत्ति की तुलना में यहाँ पर रमन कंपन आवृत्ति उससे जस्ट दुगनी होती है, जिसको हम µr की जगह 2νr के रूप में दर्शाते हैं। J बराबर 0 रखने पर प्रथम रेखा व उत्तेजन रेखा के मध्य आवृत्तियों का पृथक्करण 6b सेंटीमीटर इनवर्स का होता है, ये रिलेशन दिया गया है। अगर यहाँ प्लस है तो स्टॉक लाइंस, माइनस है तो एंटी स्टॉक लाइन को दर्शाता है। सामान्यतः समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या इसी तरह का कोई भी अणु है आदि अवरक्त स्पेक्ट्रम व माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। जबकि रमन स्पेक्ट्रम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में या विकिरण की उपस्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके कारण इसकी ध्रुवणता में परिवर्तन होता है, उसी के रूप में ये स्कैटरिंग या प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तो ये सभी अणु जो दिए गए हैं ये रमन सक्रिय हैं या रमन घूर्णन सक्रिय हैं, लेकिन
सामान्य घूर्णन सक्रिय नहीं है और सामान्य कंपन सक्रिय भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये रमन सक्रिय है, रमन में कौन सा, रमन घूर्णन सक्रिय, रमन कंपन सक्रिय, लेकिन ये सामान्य घूर्णन और सामान्य कंपन सक्रिय नहीं है क्योंकि इसमें स्थायी द्विध्रुवा गुण नहीं होता है। लास्ट बात और ध्यान रखें, जबकि ये अणु घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम देते हैं, सामान्य स्पेक्ट्रम में कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं दिया जाता इन अणुओं के द्वारा, इसलिए ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जिसमें रमन स्पेक्ट्रम द्वारा हम ध्रुवीय व अध्रुवीय द्विपरमाणु अणु की संरचना का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। और इसीलिए रमन स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम और आईआर स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का मतलब है घूर्णन स्पेक्ट्रम और आईआर स्पेक्ट्रम का मतलब है कंपन स्पेक्ट्रम। तो सामान्य कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रम की तुलना में ये एडवांस टेक्निक है, इसकी सहायता से हम दोनों ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के लिए हम रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त कर उनकी संरचना ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए रमन स्पेक्ट्रम माइक्रोवेव और आईआर स्पेक्ट्रम का एक सप्लीमेंट या परिपूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। और ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करता है, उनकी स्पेक्ट्रम रेखाओं और उनकी संक्रमण और उनके सिलेक्शन नियम को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेंगे वो है प्योर रोटेशनल की जगह अब हम लेंगे प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। और प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम का सिलेक्शन रूल क्या है, उसमें संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण की तरंग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके साथ में स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और उसमें स्पेक्ट्रम की रेखाएं कितने अंतराल पर स्थित होती है, उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।